नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों PFMS पोर्टल के संबंध में खाते में बैलेंस लिमिट कैसे जानकारी करें, PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया को देखें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, भागना नहीं शुरू करिएगा, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लिखा है, प्रिय साथियों, जैसा कि आप समझ जानते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति का जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाने के पश्चात वर्तमान में कंपोजिट की धनराशि जीरो बैलेंस वाले नवीन खाते में प्रेषित की गई है। यह धनराशि के रूप में ना होकर लिमिट के रूप में रहेगी, जो कि ना तो कैश के रूप में आप खाते या पासबुक प्रिंट कराने पर दिखेगी, ना ही आप कैश निकासी या चेक निकासी ही कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया पूर्णतः अवैध मानी जाएगी। वाह। तो पश्चात कंपनी की धनराशि जीरो बैलेंस नवीन खाते में प्रेषित की गई है। यह धनराशि, वाह, ये बड़ा अजीब है, थोड़ा लिमिट के रूप में। अच्छा, चलिए आगे देखें। मिल जाएगी आपको आपके जीरो बैलेंस खाते की धनराशि की जगह लिमिट जारी की जाने से तात्पर्य है कि यदि छात्र संख्या के हिसाब से आप 10,000 मत बन रहा है तो उसकी खाते की लिमिट 10,000 जारी कर दी जाएगी, अर्थात उस खाते के माध्यम से आप 10,000 तक खर्च या भुगतान कर सकते हैं, किंतु यह प्रक्रिया नगद ना होकर PFMS पोर्टल के माध्यम से ही होना है। खाते में बैलेंस लिमिट की जानकारी कैसे करेंगे, ठीक है। यह तो बहुत अच्छा होने वाला, भयंकर टाइप का। जीरो बैलेंस खाते में पासबुक पर प्रिंट के माध्यम से या बैंक में जाकर कितना मध्य इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकेगी, क्योंकि खाते में धनराशि न भेजकर लिमिट जारी की गई है। खाते की लिमिट जारी की जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉक के लेखाकार माध्यम से अपने विद्यालय के PFMS पोर्टल मेकर ID पासवर्ड की जानकारी प्राप्त करके उसके माध्यम से आप अपने जीरो बैलेंस खाते की लिमिट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालय स्तर पर GPFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया नवीन होने के कारण जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग या समग्र शिक्षा विभाग के माध्यम से विभिन्न स्तर पर आपको उक्त संबंध में भुगतान प्रक्रिया की सूचना और जानकारी प्रदान की जाएगी। PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया अभी जिला बेसिक शिक्षा विद्यालय में नया है। कॉन्सेप्ट होने के कारण हम समस्त के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, मुश्किलों भरा है। हालांकि एक बार जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड प्रक्रिया आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसके साथ ही उसमें अपने अधिकांश भुगतान वाले वेंडर जैसे स्टेशनरी वाले, वेल्डिंग मटेरियल, पुताई वाले, करने वाले, किराना आदि अन्य लोगों का जब अपने विद्यालय पोर्टल में ऐड कर लेंगे तो भुगतान पर अत्यंत सरल हो जाएगी। इसमें आपको एक प्रकार से पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। उसके पश्चात संबंधित पत्र आदि को बैंक के माध्यम से प्रदान करके संबंधित सीधे खाते में भुगतान करना होगा। हाँ भाई, बहुत भयंकर हो गया यार। चलो देखते हैं क्या है, कुछ नया है। PFMS पोर्टल भुगतान प्रक्रिया में PFMS पोर्टल भुगतान के चरण देख लीजिए। पहले PFMS पोर्टल लॉगिन करना है। PFMS पोर्टल के वेंडर की पूरी डिटेल भरते हुए उसे जोड़ना है, अर्थात जिनको पैसा भुगतान करना है उन्हें अपने खाते से जोड़ना है। एक्सपेंडिचर संबंधी विवरण पूर्ण करना है। जिस मदद के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे संबंधित विवरण भरना है। सैंक्शन अर्थात संस्तुति संबंधी विवरण भरना है। डिटेक्शन डिटेल विवरण को कंफर्म पूर्ण करना है। उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात बैंक में पत्र आदि के माध्यम से संबंधित खाते से भुगतान करवाना है। वाह, पहला स्टेप देखिए, मैं तो खुद ही थक गया पढ़ते पढ़ते। CFMS के माध्यम से पेमेंट करने के लिए, भुगतान करने के लिए सर्वप्रथम pfms.nic.in में लॉगिन करते हैं। होम पेज खुलने पर लॉगिन में जाकर आपके विद्यालय के लिए आवंटित मेकर ID और मेकर पासवर्ड, जो कि आपके ब्लॉक के सहायक लेखाकार के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान विभाग के माध्यम से प्राप्त होगा। यूज़र नेम ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं, यानी विभाग से प्राप्त होगा। लॉगिन करने के पश्चात लेफ्ट साइड में बहुत से ऑप्शन ऊपर से नीचे
तरह क्रमशः दिखाई देते हैं, जिसमें से हम मास्टर पर टच करेंगे। मास्टर पर टच करने के पश्चात बहुत सारे विकल्प आते हैं, जिसमें वेंडर पर क्लिक करके सर्वप्रथम कार वेंडर सप्लायर को ऐड करना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या है, वेंडर टच करने बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आते हैं, जिसमें से ऐड न्यू टच करना है। ऐड न्यू टच करने पर कई बॉक्स कॉलम खुलकर आएंगे, जिसमें कि वेंडर की पूरी डिटेल भरना रहेगा, जिसमें से कुछ कॉलम अति महत्वपूर्ण रहेंगे, जिन्हें अनिवार्य रूप से भरना होगा। प्रमुख रूप से वेंडर या फर्म का नाम, इसमें फर्म के प्रकार सबसे पहले पूछा जाता है, जिसमें मुख्यतः 2 कॉलम आते हैं। पर्सनल अर्थात किसी व्यक्तिगत भुगतान करना है, या फिर फर्म अर्थात कमर्शियल भुगतान करना है। ठीक, इसमें वेंडर की डिटेल भरते समय सर्वप्रथम बिल्डर का नाम टाइप करेंगे, एड्रेस डिटेल, जीएसटी नंबर आदि डिटेल भरते हैं। उसके पश्चात प्रमुख रूप से वेंडर डिटेल, बैंक डिटेल भरना रहता है, जिसमें वेंडर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर आदि भरा जाएगा। वेंडर की पूरी डिटेल भरने के पश्चात सेव कर लेते हैं, जिससे वेंडर संबंधी डिटेल पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात बैक वाले बटन क्लिक करके पुनः वापस प्रक्रिया में आ जाते हैं। हे भगवान, कैसे होगा ये। आगे अब आपको एक्सपेंडिचर व संबंधित डिटेल भरना होगा। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के पश्चात बहुत सारे विकल्प दाहिनी तरफ खुलकर आते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले ऐड न्यू क्लिक करना होता है। ऐड न्यू पर क्लिक करने पर एक नया फॉर्म जैसा अर्थात बहुत सारी डिटेल भरने के लिए खुलकर आता है। इसमें सबसे पहले स्कीम अर्थात किस योजना के तहत व्यय हो रहा है, इसका डिटेल भरना आता है। इसमें अधिकतर नीचे दिए गए बिंदु अर्थात समग्र शिक्षा और स्कीम पर व्यय करने के संबंध में सेलेक्ट करना है। ठीक, इसके पश्चात जिसके लिए एक्सपेंडिचर डन कर रहे हैं उसे भरना होता है, अर्थात जिस पे व्यय कर रहे हैं। इसमें क्लिक करने के बजाय जितने वेंडर हमने जोड़ रखे हैं उनकी डिटेल हमने ऐड कर रखी है, वही सब खुलकर सामने आते हैं। जिसमें से वेंडर भुगतान करना होता है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके पश्चात राइटर अर्थात ऑफिस ऑर्डर नंबर, स्कूल का नाम और डिटेल भरते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा, सदैव किसी का भुगतान करते समय एक पत्रांक जैसी संख्या अर्थात ऑफिस ऑर्डर नंबर प्रदान करना रहेगा। उक्त डिटेल भरने के पश्चात जो कि संबंधित पत्र होता है उससे चूज फाइल के माध्यम से अपलोड भी करना होगा। वाह, इतना डेंजरस काहे लग रहा भाई। इसके पश्चात अपलोड सेक्शन लेटर ऑप्शन के माध्यम से संबंधित संस्तुति पत्र को अपलोड करते हैं। इसके पश्चात कुछ और डिटेल भरना होता है, जैसे सैंक्शन डेट, अवेलेबल लिमिट, टोटल अमाउंट जो कि भुगतान किया जा रहा है। इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात कुछ अन्य कॉलम अर्थात नरेशन डिटेल भरनी होगी, जैसे किस चीज़ के लिए भुगतान किया जा रहा है, यहाँ भी स्कीम आदि का पूछा जाता है। जिसमें नीचे क्लिक करने पर बहुत सारे विकल्प आते हैं जो कि विद्यालय के विभिन्न कार्यों से जुड़े होते हैं। जिस मद में अर्थात जिसके लिए व्यय किया जा रहा है संबंधित विकल्प का चयन कर लेते हैं। इसके पश्चात सेव के माध्यम से उक्त समस्त सूचनाएं संरचित कर लेते हैं। प्रक्रिया में हमें वाउचर नंबर भी प्राप्त होता है। इसके पश्चात आगे बढ़ने के लिए हमें विकल्प बहुत बढ़िया है, विकल्प इम्प्रूवमेंट टाइप होता है, जिस पर हम क्लिक करने पर 2 विकल्प खुलकर आते हैं, जिससे कि हम समस्त प्रथम विकल्प पर चयन करते हैं। द्वितीय विकल्प डिजिटल सिग्नेचर भुगतान होता है, जो कि हमें नहीं करना है। इसके पश्चात एडिट डिरेक्शन डिटेल का विकल्प आता है, जिसमें कुछ अन्य जोड़ना होता है या जो घटाया जाता है। ठीक, आगे बहुत बड़ा वीडियो हो गया भाई साहब। यदि अन्य कुछ ना और जोड़ना न घटाना तो पूरी प्रक्रिया को एक बार पुनः अच्छी प्रकार से मिलाकर जांच परख करते हुए आगे बढ़ते हैं। या अंतिम विकल्प के रूप में कन्फर्म का बटन दबाना होता है। जब भली बात सुनिश्चित हो जाए कि हमारा समस्त विवरण सही है, तब कन्फर्म बटन दबाकर इस प्रकार की हमारी पीएफएमएस पोर्टल पर जाने वाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आगे क्या है, पूर्ण हो जाने के बाद देखिए क्या है। पीएफएमएस पोर्टल की उस प्रक्रिया को प्रथम बार करने में बहुत जटिल लगेगी और
ये भी बता रहे हैं बहुत जटिल लगी। जब आप करते रहेंगे तो विशेषज्ञों द्वारा जब आपको प्रशिक्षण प्राप्त किया उसके पश्चात यह प्रक्रिया कठिन नहीं लगेगी, आसान लगेगी। ठीक है, ये भी कि लिखा है सभी साथियों आप सभी विस्तृत रूप से विभाग द्वारा सूचना प्राप्त करने के पश्चात माध्यम से कृषि भुगतान आदि की प्रक्रिया करें, तब तक धैर्य रखें। मतलब ये प्रक्रिया है, जब विभाग द्वारा कोई आदेश आएगा तभी रखिएगा। ठीक है, चलिए भैया बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो, देखते हैं कैसे रुपया खर्चा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।